हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। हाउ आर यू ऑल? एज यू ऑल नो, हमने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले इनके टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स कवर अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Reproductive health contain first topic, that is reproductive health। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी तो पॉपुलेशन विल इंक्रीज। सेकंड टॉपिक वी विल डिस्कस पॉपुलेशन। If population will increase, then we have to take steps to decrease the population. So contraceptive method we will discuss. Contraceptive methods, which are birth control methods, which control the birth of a baby. Okay, then if we have used birth control methods, even then pregnancy is there, then we will discuss MTP, medical termination of pregnancy के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, लाइक दैट डिजीज के बारे में जानेंगे, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड एट लास्ट विल डिस्कस द टॉपिक ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें इफ एनी कपल इज नॉट हैविंग चाइल्ड एंड उसको चाइल्ड चाहिए है, और वो कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके चाइल्ड को पा सकता है। तो इन सब डिजीज के बारे में और फिर आर्ट के बारे में, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। So first topic is reproductive health होते क्या है? So reproductive health में it is the state, according to WHO, if we talk about the reproductive health, it is the state of the person when the person is reproductively fit. Means if it is emotionally fit, if the person is socially fit, if the person is mentally fit, or he is physically fit. So these all aspects concerned with reproductive health, अगर इन सभी aspect में कोई person healthy है, then we say कि वो reproductive healthy person है। तो reproductively healthy person के लिए या reproductive health के लिए some problems are there and some strategies also are there, कि कुछ problems हैं, उनकी फिर क्या स्ट्रेटजी है उनको सॉल्व करने के लिए, या क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम्स हैं। सो इन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री अमंग दोज कंट्री विच इनिशिएटेड एक्शंस और विच मेक प्लान फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यू कैन से कि इंडिया जो है उन सभी कंट्रीज में से एक है जिन्होंने अपनी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नेशनल प्रोग्राम्स चला रखे हैं, नेशनल प्लान्स बना रखे हैं, एक्शन प्लान्स बना रखे हैं। तो इंडिया इज फर्स्ट इन द कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ये फर्स्ट नंबर पे है जिसने एक्शन प्लान बनाए हैं। और एक एक्शन प्लान बनाया था विच इज़ वेरी फेमस प्लान, दैट इज फैमिली प्लानिंग। Family planning, and this program was initiated in 1951. This program was initiated in 1951, but nowadays if we talk about current situation, तो इसका नाम चेंज हो गया है and it is known as now RCH program, which is run all over the India, national program, and this is reproductive and child health, reproductive and child health program, reproductive and child health program. Okay, now what this program do, what is the purpose of this program, what are objective, what are aims? ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें कवर होती हैं, लाइक एडोलसेंस के बारे में क्या क्या चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के बारे में। आई कैन राइट हियर कि ये जो इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, लाइक नॉलेज ऑफ एडोलसेंस, चेंजेस कम्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे इशू,
reproductive health issues, all issues are covered under this program. STDs से related issue, okay, family planning से related issue, family planning, okay, and those couples which are just get married or which are in the age of getting married, उनकी काउंसलिंग की जाती है. प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर और सेक्सुअल क्राइम्स, all these informations are given by governmental as well as non governmental agencies. कुछ गवर्नमेंटल्स और कुछ नॉन गवर्नमेंटल्स एजेंसीज बनी हुई हैं जो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, लोगों को इसके बारे में बताती हैं. Sex education is also given in schools, like we are studying biology, and in these chapters we discussed about the things related to adolescence, related to reproductive health. So sex education is also given in the schools, like parents, teachers, elders and our close relatives all give information, all give knowledge about these things to their, that family members or relatives, so that the awareness can be created about the reproductive health. So next thing is in this topic about amniocentesis. A technique is there जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट में भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द टेक्निक? एमनियोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस? ये एक तरह की टेक्निक है विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट कि जो मदर की बॉडी में बेबी पल रहा है, यूट्रस में अभी बेबी है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है. तो इस चीज़ को पता करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3 कि जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में इस तरह से बेबी है, ठीक है, और वो एक फ्लूइड के अंदर कंटेंट होता है. द बेबी इज कंटेंट इन द फ्लूइड. एक फ्लूइड होता है उसके चारों तरफ, उसको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है, और उस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड. क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड. So what happens, what the doctor do, they take syringe, needle लेके, एक syringe लेके इस amniotic fluid से थोड़ा सा fluid ले लेते हैं, और इस amniotic fluid में जो ये बेबी है इसकी कुछ cells भी होती हैं. इस fluid के अंदर बेबी की कुछ cells होती हैं, and then they take the amniotic fluid and then they do research on it. उसके ऊपर वो काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उससे पता चलता है कि बेबी में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है. किसके बेस पे? क्रोमोसोमल पैटर्न. क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी किया जाता है टू फाइंड आउट इज देयर एनी डिसऑर्डर और एनी डिजीज इज देयर. एंड किस तरह के डिसऑर्डर पता किए जाते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल disorder can be identified by this technique. And chromosomal disorder may example like Turner syndrome. In coming chapters we will discuss about it in detail. Turner syndrome, Down syndrome, etc. Okay, but some Mendelian disorder are also there. कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है, बट ओनली सम एग्जाम्पल्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, द डिजीज इज देयर. हीमोफीलिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. सो एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक होती है जिसमें बेबी में अगर कोई डिसऑर्डर है उसके एमनियोटिक फ्लूइड्स का सैंपल लेके रिसर्च की जाती है, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न एंड डिसऑर्डर के बारे में पता लगाते हैं. एंड व्हेन दिस टेक्निक कैन बी डन, ये कब की जाती है? 16 to 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 16 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. बिफोर 16th वीक वी कांट डू एमनियोसेंटेसिस. ओके, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक? एमनियोसेंटेसिस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो डॉक्टर्स को बेबी का सेक्स भी पता चल जाता है. ओके, सो व्हाट द पीपल डू, व्हाट दे डू, इफ दे फाइंड आउट दैट इट इज अ फीमेल बॉडी, दे ट्राई टू किल हर. उसको मारने की कोशिश करते हैं. फीमेल फिटिसाइड इज देयर. सो दिस टेक्निक शुड बी बैन, और वी कैन से इट इज बैन ऑलमोस्ट इन आवर कंट्री, so that female feticide can be stopped. Okay,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक को कवर कर लिया है। नाउ विल डू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतनी अच्छी है, हर तरह की अवेयरनेस मिल रही है, हर तरह का सूटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, सबको नॉलेज है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेस्ट हो गई है। सो व्हाट विल हैपन इफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बेस्ट, देन व्हाट विल हैपन, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो विल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ डाटा। एक हम वर्ल्ड के डाटा की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे इंडिया के डाटा की। विल डिस्कस अबाउट 1900, देन 2000 एंड देन 2011। इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड कि 1900 के दौरान वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी इट वाज जस्ट 2 बिलियन, इट वाज जस्ट 2 बिलियन। अब 2000 में क्या होता है, दिस पॉपुलेशन बिकम 6 बिलियन एंड इन आवर लास्ट सेंसस जो कब हुई थी 2011 में हुई थी, इट वाज 7.2 बिलियन। यू कैन सी किस तरह का एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन में। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हम इंडिया में 1947 से बात करेंगे, अंग्रेजों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो व्हाट हैपन इंडिया इन 1947, द पॉपुलेशन वाज जस्ट 350 मिलियन, it was just 350 million, but in 2000 this population become 1 billion। कितना ऊंचा छलांग मारा। उसके बाद 2011 में क्या होता है, it was 1.2 billion। so our next census will be after 10 years। अब 2021 में होने वाली है सेंसस, बट अभी तक हम कौन सा डाटा पढ़ रहे हैं, 2011 का। so you can see how much population explosion is there। You can say data के according what happened, India is the you can say that in world every 6th person is Indian, every 6th person is Indian, यानी पूरे वर्ल्ड में हर छठा आदमी इंडियन है। प्राउड फील करने की बात नहीं है ये कि हर छठा आदमी इंडियन, हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, बट दिस इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसका रीजंस क्या है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। सबसे बड़ा रीजन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुड हो गई है। किसकी वजह से, क्या हुआ मनीष, MMR एंड IMR। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR infant mortality rate। What? Maternal mortality rate, infant mortality rate। What is mortality rate? Death rate। So there is decline, इनमें कमी आ गई है। जो डेथ रेट थी, मोर्टेलिटी रेट थी, वो कम हो गई है। ना हम मदर को मरने देते हैं, ना बेबी को मरने देते हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। हमने इस तरह की टेक्निक डिस्कवर कर ली है, इस तरह के डायग्नोसिस कर लिया, इस तरह की ट्रीटमेंट कर ली है कि इनमें डिक्लाइन हो गई है, ये डिक्रीज हो गई, तो इससे पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही। सेकंड जो रीजन है दैट इज बेटर हेल्थ चेकअप्स, बेटर हेल्थ चेकअप्स एंड ट्रीटमेंट मेथड्स। एंड वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है, रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोड्यूसिबल एज इंक्रीज। वो एज वाले पीपल ज़्यादा हैं विच आर एबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अब क्या होगा अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, सो व्हाट विल बी द यू नो दैट डिसएडवांटेज ऑफ इट, क्या नुकसान होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होने से। देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नीड, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन्हीं की कमी हो जाएगी, लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की कमी हो जाएगी अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, तो हम पॉपुलेशन को अब कंट्रोल करेंगे। किस मेथड से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स की हेल्प से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है दैट व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और किसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। वी आर टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ओके,
So contraceptive methods, or their another name is birth control methods. Before we discuss about its types, इसकी टाइप्स पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, क्या नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, ठीक है। इजी टू यूज और इजी टू हैंडल, यूज करने में भी आसानी हो। यूजर फ्रेंडली, ये वैसे तो एक ही बात है बट यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, यूजर फ्रेंडली हो। कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, हर कोई उसे परचेज कर पाए। इफेक्टिव हो या एफिशिएंट हो, कि जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है वो पर्पज़ फुलफिल करता हो। समझ आया। अब क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेस और नो साइड इफेक्ट, किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, और बाई चांस है तो नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो। डोंट इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल डिजायर, किसी तरह की जो सेक्स डिजायर है, सेक्सुअल एक्ट है, उसमें इंटरफेयर ना करता हो। ओके, सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यू कैन से, कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कब होती है, जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तब इन्हीं क्वालिटीज को हम सर्च करेंगे जब इन कॉन्ट्रासेप्टिव की टाइप पढ़ेंगे, किस में कौन सी क्वालिटी है और कौन सी नहीं है। सो अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हम टाइप्स करते हैं कि किस किस तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेसिकली आर ऑफ 4 types. First method is natural method, or we can say traditional method. Natural method or traditional method. Okay. Second method is barrier method. Third method is chemical method, as name is telling about the method कि किस तरह की बातें इसमें की जाएंगी। and last one is surgical method. It is a surgical method. One by one we'll discuss them. कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से समझते जाना। So first is natural method, traditional method. बैरियर में कोई बैरियर आने वाला है, केमिकल में कोई केमिकल यूज होगा, सर्जिकल मेथड में सर्जरी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, कि इस मेथड में क्या होता है। नेचुरल मेथड डोंट यूज एनी केमिकल, नो केमिकल इज यूज्ड और नो बैरियर इज यूज्ड, ना तो कोई केमिकल यूज होता है ना ही कोई बैरियर यूज होता है। सेकेंड थिंग, लिस्ट साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है, या यू कह लो नो साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स। पहले इसकी अच्छाइयों के बारे में ही बात करेंगे ना, बाद में देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है इसकी। ठीक है, तो ये जो नेचुरल मेथड्स हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 चीजें हैं इसमें। फर्स्ट वन इज कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, और इट इज ऑल्सो नोन एज विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड। So what happen in this case? Coitus means sexual intercourse, interruptus means interruption, उसमें कोई रुकावट आ गई। withdrawal means जैसे हम पैसे विड्रॉ कराते हैं ना बैंक से, withdrawal means निकाल लेना। So what happens, जब sexual intercourse हो रहा है तो when penis is there inside the vagina, तो उस टाइम पे before ejaculation, ejaculation से पहले अगर penis विड्रॉ कर लिया जाए वेजाइना से और ejaculation बाहर कर दिया जाए, तो this method will prevent pregnancy, ये pregnancy नहीं होने देगा। because what will happen, if penis ejaculate the semen outside the vagina, तो sperm entry नहीं कर पाएंगे, entry नहीं कर पाएंगे तो fusion नहीं होगा, fusion नहीं होगा तो pregnancy नहीं होगी। so this method is coitus interruptus और withdrawal method। but इसकी disadvantage है, क्या disadvantage है? जब
सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो इजैक्यूलेशन से पहले प्री इजैक्यूलेटरी सम फ्लूइड आर देयर इनसाइड द पेनिस। प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड मीन्स इजैक्यूलेशन से पहले कुछ फ्लूइड होते हैं पेनिस के अंदर, क्लियर। एंड इजैक्यूलेशन से पहले उनको रिलीज होना पड़ता है, तो कभी कभी उसमें कोई ना कोई स्पर्म रह जाता है और बाई चांस वो वेजाइना में अगर सिक्रेशन हो जाए उसकी तो इट कैन कॉज प्रेगनेंसी बाय फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका क्या हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, डिसएडवांटेज हो गई। सेकेंड मेथड है इसी के अंदर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। Periodic abstinence or rhythm method. What happen in this case? Avoid intercourse or sexual intercourse during 10 to 17 days of menstrual cycle. 10 to 17 days of menstrual cycle. What happens? We have discussed menstrual cycle in detail. सबको चीज़ें क्लियर हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में व्हाट हैपन्स, फर्स्ट 2 to 5 days मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज देयर, मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद 6th एंड देन 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एंड देन 28 days तक साइकिल चलता है, उसके बाद न्यू साइकिल स्टार्ट्स। सो व्हाट हैपन्स, 14 डे को ओव्यूलेशन हो रहा है बट इन सम फीमेल इट कैन अकर इन 13th डे, कैन अकर इन 12th डे, ओके। उसके बाद 15th डे कैन बी देयर, कि इन डे में से किसी डे ओव्यूलेशन हो जाता है। एंड वी नो कि एग एक दिन के लिए सर्वाइव करता है, तो उसकी तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी एक ही दिन की है, बट स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 3 days। तो बाई चांस अगर 14th डे को ओव्यूलेशन हुआ है एंड हम किसी फीमेल ने कोइटस किया 12th डे को, कपल ने कोइटस किया 12th डे को, स्पर्म विल सर्वाइव फॉर 3 days, तो इट कैन मीट। अगर ओव्यूलेशन हुआ 14th डे को एंड एग इज देयर फॉर 1 day एंड कोइटस हो गया 15th डे को, तो एग एक दिन के तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, फिर भी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो क्या बोला जाता है कि 12 to 14 days तो है ही डेंजरस, वहां तो ओव्यूलेशन हो ही रहा है, उससे पहले 2 दिन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 15th डे तक है डेंजर, उसके बाद तुम 17 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लो। तो 10 to 17 days को इफ coitus is avoided then chance of pregnancy will be less, pregnancy के chance नहीं होंगे। So this method is also natural method but again it has disadvantage that sometimes pregnancy chance are there, इसीलिए ये method भी इतना effective नहीं है। थर्ड मेथड इज इनसाइड नेचुरल मेथड, और कौन सा मेथड है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब नेम इज टेलिंग लैक्टेशनल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लैक्टेशन, समथिंग रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। सो व्हाट हैपन, जो मदर अभी अभी मम्मी बनी है, उसको बेबी हुआ है, तो अप टू 6 मंथ इंटेंस लैक्टेशन विल बी देयर, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा अपनी बेबी को फीड कराने के लिए। तो जब मिल्क प्रोडक्शन होगा तो एक हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन, विच हार्मोन, प्रोलैक्टिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, उसका लेवल बहुत हाई है, इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है। तो ये हार्मोन जब हाई होता है तो LH और FSH का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इनका लेवल बहुत कम होगा तो मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन विल बी लेस, वो बहुत कम होंगे। तो इनकी एब्सेंस में इफ कोइटस इज डन देन प्रेगनेंसी चांस विल बी लेस। बट अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि समटाइम जो अभी अभी मदर बनी है वो क्या सोचते हैं कि 6 मंथ के बाद भी उसको जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखती है। तो लैक्टेशन तो कम हो गया, प्रोलैक्टिन कम हो गया, तो इनका लेवल तो बढ़ना शुरू हो गया ना, देन दिस मेथड विल नॉट बी इफेक्टिव। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल बैरियर यूज नहीं हो रही है, तो इसके एडवांटेज है। बट इसके जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये मेथड कैसा है, लेस इफेक्टिव है एंड एसटीडी से भी नहीं बचाता है, एसटीडी से भी नहीं बचाता, नो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। सेकेंड मेथड नाउ विल डू बैरियर मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बैरियर मेथड। मैं इन सबको रब कर देती हूँ, उसके बाद विल डू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड की।
बैरियर नेम इज टेलिंग कि रास्ते में कोई हिंड्रेंस होगी, कोई रुकावट होगी। बैरियर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों में ही ये यूज होता है। कैन बी फॉर मेल एंड कैन बी फॉर फीमेल। फर्स्टली विल टॉक अबाउट द मेल। इन मेल बैरियर मेथड में सबसे फेमस एग्जाम्पल है कॉन्डोम्स। ओके, नाउ व्हाट आर कॉन्डोम्स, हाउ दे आर इफेक्टिव, कैसे ये वर्क करती है। कॉन्डोम्स आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स शीथ, रबर लेटेक्स शीथ। What happens in male, it cover the penis. Suppose let me draw a diagram. This is the female reproductive system. यहाँ ovary है and here fallopian tube is there. Okay. This is cervix. So what happens? When penis is there and it enter into vagina, when the covering of condom will be there, this rubber sheath covering is there. So what happened during sexual intercourse, when semen will be ejaculated, it will be ejaculated into this rubber sheath. वो उसी के अंदर ejaculate होगा, यहीं पे सारा का सारा collect हो जाएगा. So sperm will not enter the female reproductive system. वो वहाँ पे enter कर ही नहीं रहा है sperm. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म है उसकी प्रिवेंशन हो रही है. तो बैरियर मेथड में क्या होता है, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड, ये रोक दी जाती है कि उनकी मीटिंग नहीं होने देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो दिस कॉन्डोम इज मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स शीथ. इट इज सेल्फ इंसर्टेड, खुद भी इंसर्ट की जा सकती है, खुद ही इंसर्ट की जाती है. प्राइवेसी टू यूजर, प्राइवेसी भी रहेगी यूजर के लिए व्हेन ही इज यूजिंग और नॉट. ओके, डिस्पोजेबल है. एंड वन थिंग इज वन टाइम यूज, इट इज यूज्ड वन टाइम. एंड बहुत अच्छी इसकी बेनिफिट क्या है, इट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, इट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज. क्लियर, एनी डाउट? Okay, so this was all about the male condoms, how it is used. Then we'll discuss about the female, that female partner, what can she use. Female also can use condoms which are known as femidoms, जिसको क्या बोला जाता है, femidoms. Okay, and मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें किस तरह का होता है. It is like this. यहाँ से तो इसका ओपन स्पेस होता है, यहाँ से एक तरफ से खुला होता है, इधर से क्लोज होता है, यहाँ पे एक रिंग होती है. ठीक है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ सर्विक्स में फिट कर दिया जाता है एंड ये रिंग वाला जो पार्ट है सर्विक्स को कवर कर लेता है. सो इट्स व्हाट विल हैपन व्हेन पेनिस विल दैट गो इनसाइड द वेजाइना, देन फेमिडोम विल बी देयर एंड इट विल इजैक्यूलेट द सीमन इनसाइड द फेमिडोम. तो अगेन स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना, देन नो प्रेगनेंसी विल बी देयर. बट सम टाइम व्हाट हैपन्स, यहाँ से फेमिडोम प्रॉपरली कवर नहीं होता है तो वहाँ से स्पर्म की एंट्री हो जाती है, तो फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं. तो दिस इज फेमिडोम. अगेन इट इज मेड अप ऑफ रबर शीट का ही बना है एंड वन टाइम यूज. ठीक है, you can say that not prevention from STD, no prevention from STDs because penis enter कर रहा है ना. ओके, अब इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं फीमेल के पास और कौन कौन से वो यूज कर सकती है. डायाफ्राम इज देयर, सर्वाइकल कैप्स आर देयर एंड वोल्ट्स आर ऑल्सो देयर. तीनों ही चीजें लगभग एक जैसी ही हैं. डायाफ्राम इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन सा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है विच कवर दी सर्विक्स, जो सर्विक्स को कवर कर लेता है. अच्छा, इन तीनों की सबसे अच्छी बात क्या है, ऑल थ्री कैन बी यूज्ड अगेन, दोबारा से भी इनको यूज किया जा सकता है. मोर देन वंस दे कैन बी यूज्ड. ओके, बट अगेन दे कांट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज
अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब इनको यूज किया जाता है, स्पर्मिसाइड क्रीम्स आर ऑल्सो यूज, इनको यूज करते टाइम स्पर्मिसाइड क्रीम्स और जेलीज का यूज किया जाता है फॉर बेटर एफिशिएंसी, ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंट हो जाए, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह से नोनो ऑक्सीनोल, वन स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइड्स मीन्स जो स्पर्म को किल करती है, अटैक, उधर से भी अटैक, उधर से भी अटैक, तो स्पर्म कर रहा है नो 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 नो, इस तरह से नोनो ऑक्सीनोल नाम से स्पर्मिसाइड क्रीम है विच कैन बी यूज्ड अलोंग विद दीज डिवाइसेस। समझ आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड, और इन सब ये ऑल वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड सो दैट प्रेगनेंसी डजंट अकर। अच्छा, इन्हें में देख नो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, फेमिडोम में ऐसा बहुत कम होता है, और कॉन्डोम में, मेल कॉन्डोम में इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, सबसे अच्छा बेनिफिट उसका यही है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट बैरियर मेथड। नाउ विल डू केमिकल मेथड। थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड। Chemical method further have 2-3 types. First is pills. Okay. Second is IUDs. Third one is implants. And fourth one is injection. These 4 things we will discuss now. ठीक है, तो इनमें सबसे पहला कौन है? पिल्स। केमिकल मेथड नेम इज टेलिंग कोई केमिकल यूज होने वाला है, तो सबसे पहले हम पिल्स की बात करेंगे। पिल्स मीन्स सम टैबलेट्स आर टेकन बाय फीमेल, कुछ टैबलेट्स फीमेल लेंगी जो हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस विल बी देयर। इससे मेल पार्टनर को कॉन्डोम या कोई भी बैरियर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पिल्स में किस तरह की पिल्स हैं? मेनली 3 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट इज COC, सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, या सहेली है थर्ड। सो PCOC क्या है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेम इज टेलिंग कंबाइंड, यहां पे कोई कॉम्बिनेशन होने वाला है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होने वाला है? प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। तो जो ये पिल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इनमें दोनों ही हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन। अब नाउ यू विल से कि मैम हमने तो प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के तौर पे पढ़ा है कि ये तो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, बट हमने कॉम्बिनेशन में तो नहीं पढ़ा ना, उसको अकेले पढ़ा है। तब वो अकेला होता है तो कुछ और करता है, मिलता है तो कुछ और करता है। लाइक केमिस्ट्री में यू रीड अबाउट दिस थिंग दैट कोई भी केमिकल एलिमेंट है जो वो अकेला होता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, जब वो कंपाउंड की फॉर्म में हो जाता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। क्लियर? सो ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, अब ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन स्टॉप्स ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोक देता है। अब ओव्यूलेशन को रोकेगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, जब ओवम ही नहीं रिलीज होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? क्लियर? प्रोजेस्टेरोन व्हाट इट डू? इट मेक यूट्रस होस्टाइल, इट मेक यूट्रस होस्टाइल। ऑल्सो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट वॉल है, जिसके बारे में हमने पहले बहुत बात की है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन कर देता है। नाउ अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन स्टॉप ओव्यूलेशन, ये तो ओव्यूलेशन को रोक देगा। हम इन पिल्स को कैसे यूज किया जा रहा है? इन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को, इनको यूज किया जाता है आफ्टर, I can write here that 1 to 5 menstruation is there। तो ये पिल्स 6th डे से कॉन्टिन्यूसली 21 डेज तक यूज की जाती हैं। 6th डे से 21 डेज तक इसको यूज किया जाता है। और
6th डे टू 21 डेज। इससे क्या होगा, जिस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई नहीं होता है और हम एस्ट्रोजन की पिल्स ले रही है अगर कोई फीमेल, तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्लियर? एस्ट्रोजन का लेवल जहाँ पे बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, ये इन हॉर्मोन्स को हम किसी भी टाइम ले रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है और ये बहुत हाई होके क्या कर देता है, ओवुलेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को होस्टाइल बना देता है फॉर स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को एंट्री नहीं होने देता है। ऊपर से एंडोमेट्रियल जो वॉल है उसको थिन कर देता है। एंडोमेट्रियल वॉल थिन होगी, थिक होती है तब तो इम्प्लांटेशन होता है, अब उसको थिन कर देगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस थिक, हाउ इट हैपन्स, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि जो ये यूट्रस है, यूट्रस से नीचे ऐसे ये क्या है, सर्विक्स है, इस तरह से सर्विक्स है। सर्विक्स में एक म्यूकस का प्लग लग जाता है और इस प्लग को थिक करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्लग थिक होगा तो यहाँ से स्पर्म जो जा रहे हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे, स्पर्म विल नॉट एंटर, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, तो फ्यूजन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो हो गया इनका काम। तो व्हेन दीज पिल्स आर टेकन आफ्टर द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस फ्रॉम 6th to 21 डेज, और उसके बाद एक वीक के गैप के बाद ये फिर शुरू कर दी जाती है, और उस एक वीक के गैप में ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाए। बट दीज पिल्स यू कैन से कि ईजी बहुत है ये मेथड, वेरी इजी मेथड, बट दीज पिल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द फीमेल बॉडी, साइड इफेक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा है। यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, हम बॉडी के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस अब कुछ तो होगा ना बॉडी में। सो नेक्स्ट इज POC, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अच्छा, ये जो पिल्स मेथड है ये एसटीडीज से भी नहीं बचाता है, बिकॉज यहाँ पे तो पूरे तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, पेनिस और वेजाइना की मीटिंग हो रही है, स्पर्म ओवम की मीटिंग हो रही है, तो हाउ इट विल प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। ओके, सो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, अब नाम से पता चल रहा है इसमें क्या रिलीज होने वाला है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा इसमें, उसका लेवल बढ़ जाएगा, जो लेवल बढ़ना चाहिए था प्रेगनेंसी के दौरान वही लेवल पहले ही बढ़ जाएगा, पहले ही बढ़ रहा है वो लेवल, और बढ़ के वो क्या कर रहा है, यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर रहा है, यूट्रस को होस्टाइल बना रहा है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना रहा है। समझ आ गया? देन थर्ड वन इज सहेली, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल इन नीट ऑल्सो, क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट सहेली। दिस ड्रग, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये है कि इंडिया में ही बनाई गई है। दिस ड्रग इज मेड इन CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, दिस पिल वॉज प्रिपेयर्ड। अच्छा, इस पिल के अंदर एक केमिकल होता है सेंट क्रोमन, इट कंटेन सेंट क्रोमन, and this hormone is anti-estrogen, this hormone is anti-estrogen, anti means against, estrogen के अगेंस्ट जो काम करता है वो कौन है, सेंट क्रोमन है। अब जो जो एस्ट्रोजन के फंक्शन है उन सब के अगेंस्ट ये काम करेगा, देन नो प्रेगनेंसी विल बी देयर, मींस एस्ट्रोजन यूट्रस लाइनिंग को थिक बनाएगा, ये थिन बना देगा, ठीक है ना। तो दिस सहेली पिल इज टेकन वंस अ वीक, एक वीक में एक ही बार ये ली जाती है। समझ आ गया? सो दिस ऑल द थिंग्स अबाउट पिल्स। अब इन पिल्स के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं जो धीरे धीरे नजर आते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इंटेंस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इस तरह के बहुत सारे, और बॉडी में different type of changes takes place in female. However, this method is very easy, बहुत शौक से यूज करते हैं इसको, but this method is not good for the health of female. पिल्स के बाद आती हैं फिर IUDs, IUDs फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मीन्स
अंदर, यूटेराइन मीन्स यूट्रस के अंदर। डिवाइसेस फिट कर दी जाते हैं यूट्रस के अंदर टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ना हो, ठीक है, और यूट्रस होस्टाइल बन जाए, बेबी की ग्रोथ को वो फेवर ना करे, अनफेवरेबल बन जाए। तो ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हैं ये भी 3 टाइप की हैं। दीज आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज मीन्स विदाउट एनी केमिकल, कोई केमिकल नहीं होगा। इसमें प्लास्टिक का टी यूज किया जाता है। प्लास्टिक टी मीन्स यूट्रस के अंदर एक प्लास्टिक का टी फिट कर दिया जाता है इस तरह से, जो कोई केमिकल तो कैरी नहीं कर रहा है, बट यूट्रस इसको फॉरेन चीज को कैरी कर रहा है अपने अंदर, फॉरेन मटेरियल को कैरी कर रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का या फिटस का नहीं होने देगा। कौन? यूट्रस। तो ये इसमें एग्जाम्पल आता है लिपेज लूप। कैसे याद रखोगे इसको? हम अपने लिप्स पे कोई केमिकल नहीं लगाना चाहेंगे, ठीक है, तो उसी तरह से नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में कोई केमिकल नहीं है, दैट इज लिपेज लूप। सेकंड आता है इसमें कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, अब यूट्रस में कॉपर रिलीज हो रहा है, वेरी डेंजरस। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में एग्जांपल आता है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। अब ये कैसे काम करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज? स्पर्म इज देयर, ठीक है, अब कोइटस तो हो गया है, इंटरकोर्स तो हो गया है, स्पर्म एंट्री कर गया है। यूट्रस में जैसे ही स्पर्म पहुंचता है, ये जो कॉपर है, ये जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ऐसा, ये कॉपर आयंस यहाँ पे इसके टेल पे चिपक जाते हैं, टेल पे लटक जाते हैं, टेल हैवी हो जाती है। अब मोटेलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, मोटेलिटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज व्हाट दे डू, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी डिक्रीज कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कैपेसिटी कम हो गया, मोटेलिटी कम हो गया, उस टाइम तक पहुंच नहीं पाएगा स्पर्म जब तक उसे पहुंचना चाहिए। सो एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी मीन्स मैनी लोड हो गया, बहुत लोड हो गया, उसकी टेल पे मोबाइल नहीं हो पाएगा, वो मोटाइल नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो इसलिए एग्जाम्पल आ गया मल्टी लोड 375। थर्ड टाइप जो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन जो रिलीज करेगी, और इसमें एग्जांपल वही फिर से प्रोजेस्टेरोन सबका दुश्मन, प्रोजेस्ट असर्ट और एक और है नाम LNG-20, प्रोजेस्ट असर्ट एंड LNG-20, ये 2 एग्जाम्पल है किसके? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के। समझ आ गया? तो ये दोनों ही क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरोन, नाम से पता चला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन कर देगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, और इस तरह से ये प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। समझ आ गई? सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, हाउ दे वर्क, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। एंड इनकी सबसे अच्छी एडवांटेज ये है, सबसे बेनिफिशियल एडवांटेज ये है कि इफ एनी फीमेल want to give gap between हर चाइल्ड, 2 बच्चों के बीच में गैप चाहती है, तो सबसे अच्छे डिवाइस मानी जाते हैं कौन सी? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, एंड दीज आर फिटेड बाय डॉक्टर और नर्स इन द फीमेल यूट्रस, ओके, बट दे डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, एसटीडीज से नहीं बचाती है। नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स। तुमने एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम देखा होगा, इस तरह से तिल्लियां से बनी हुई है ना, जैसे माचिस की तिल्लियां हैं, ये इस तरह से ऐसे डायग्राम बना हुआ है कि किसी ने हाथ में इनको पकड़ रखा है, ये क्या है? इम्प्लांट है। क्या है? इम्प्लांट है। तो ये कैसे यूज करते हैं, इनको क्या काम है? इसमें एक स्किन पे जरा सा कट करके स्किन के नीचे इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इनके यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? अगेन प्रोजेस्टेरोन इज देयर, वेरी फेमस हार्मोन, जो कभी प्रेगनेंसी को इंक्रीज करा था, अब ये बेचारा डिक्रीज करा है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता रहेगा, जो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होने देगा। दिस इज इम्प्लांट्स, ओके। सो दिस मेथड कांट बी यूज्ड बाय फीमेल ओनली, इट हैज टू टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर और नर्स। देन इंजेक्शंस आर देयर, नाम से पता चल रहा है इंजेक्शन, इंजेक्ट कर देंगे
फिर से कोई केमिकल इंजेक्ट करना है, कौन केमिकल होगा, फिर से कोई हार्मोन होने वाला है। तो इंजेक्शंस आर देयर विच आर गिवन एंड मस्कुलर इंजेक्शंस, ये कैसे इंजेक्शंस होते हैं, मस्कुलर। दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं ना, एक तो जो ब्लड में इंजेक्शन दिया जाता है जो फास्टली फ्लो करता है, बहुत स्पीड से फ्लो करता है, और साथ ही बहुत स्पीड से यूरिन के साथ एक्सक्रीट भी हो जाता है वो केमिकल जो इंजेक्ट किया है। बट मस्कुलर इंजेक्शन में क्या होता है, इसका टाइम पीरियड लंबा होता है, एक लंबे टाइम तक इफेक्टिव होता है ये कौन, मस्कुलर इंजेक्शन। तो इसमें इंजेक्शन मस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो हार्मोनल इंजेक्शन हो गया, अगेन ये समझ आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल मेथड। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर अबाउट केमिकल मेथड्स। अगेन दे डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज एंड हाउएवर इनके साइड इफेक्ट कम है। चलो अब लास्ट मेथड आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, इट इज परमानेंट मेथड एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल भी नहीं है, इरिवर्सिबल, परमानेंट भी है। सर्जिकल मेथड दो टाइप है इसकी, वन इज ट्यूबेक्टोमी, सेकेंड इज वैसेक्टमी। Name is telling vasectomy, vast difference, tubectomy, fallopian tube. This takes place in male, ये किस में होता है, मेल में, और ये किस में होता है, फीमेल में। In female, like this is female reproductive system,